बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम को कवर करने वाले हैं। जिस पोएम को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये पोएम एमिली डिकिंसन ने लिखी है। इससे पहले मैं एमिली डिकिंसन की एक पोएम सक्सेस इज काउंटेड एट स्वीटेस्ट इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग उस पोएम को भी चेक कर सकते हैं। एमिली डिकिंसन इस पोएम में आइडिया ऑफ डेथ, uncertainties that surrounds what happens when people die. This poem is an exploration of inevitability of death and uncertainties that surrounds what happens when people die. एमिली डिकिंसन इस पोएम में आइडिया ऑफ डेथ को डिस्कस कर रही हैं। अगर आप लोगों ने एमिली डिकिंसन की ऑटोबायोग्राफी की वीडियो को देखा है तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि एमिली डिकिंसन अपनी पोइट्री में डेथ को बहुत पॉजिटिवली ट्रीट करती हैं। वो अपनी पोइट्री में डेथ को एज समथिंग कंफर्टिंग, जेंटल, काइंड दिखाती हैं। इस पोएम में भी इन्होंने डेथ को बहुत पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट किया है। डेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है इनके लिए जो बहुत ही फ्राइटनिंग है, बल्कि इनके लिए कंफर्टिंग है। इस पोएम में इन्होंने डेथ को पर्सोनिफाई किया है एक मैन के साथ। इनकी पोइट्री की एक यूनिकनेस है कि ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ को भी लिविंग एंटिटीज़ के बराबर रिस्पेक्ट देती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं। सेम इस पोएम में भी किया है। इन्होंने डेथ को एक लिविंग एंटिटी प्रेजेंट किया है और डेथ के लिए प्रोनाउन ही यूज़ किया है। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगी और इसके साथ साथ मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करती जाऊँगी और लास्ट पर हम इस पोएम के थीम्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। द कैरियर हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स and immortality. एमिली डिकिंसन कहती है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। मैं डेथ को रोक नहीं सकती थी। डेथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं रोक सकती थी कि डेथ तुम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए रुक जाओ जब तक कि मैं रेडी हो जाऊँ। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, तो डेथ मेरे लिए रुक गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस पोएम में डेथ को पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है इट मीन्स कि यहाँ पर डेथ की बात हो रही है। ठीक है, इन 2 लाइंस में बेसिकली इस आइडिया को रिफ्लेक्ट किया है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में डेथ के लिए कभी भी रेडी नहीं होता। आप लोगों ने कभी किसी इंसान को कहते हुए सुना है कि हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, अब मैं रेडी हूँ, डेथ आ जाए, ठीक है, मैं तैयार हूँ बिल्कुल, ठीक है, डेथ के लिए। कोई भी इंसान आपने कभी भी किसी को ऐसे कहते हुए नहीं सुना होगा। ठीक है, इवन के कोई ऐसा इंसान जिसने 70 साल 80 साल अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, सब कुछ गुजार लिया, इवन कि वो एक किस्म के डेथ बेड के ऊपर ही होगा, वो चलने फिरने से कासिर होगा, बीमार होगा, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, डेथ आ जाए और मुझे ले जाए। हम कभी भी रेडी नहीं होते डेथ के लिए। सेम इज़ द केस इन दीज लाइन्स। वो कहती है कि मैं डेथ के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन डेथ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको मैं रोक सकती, तो इसलिए डेथ मेरे पास खुद ही आ गई मुझे लेने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम सब भी अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि अगर हम मर जाएं तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, उनकी ज़िंदगियाँ तो शायद रुक ही जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि समटाइम्स एक फैमिली है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है ब्रेड एंड बटर की, और वो है उस घर का एक मेल, जो कि उनका फादर हो सकता है, उनका हस्बैंड हो सकता है, वो ही इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर उसकी डेथ हो जाए किसी भी तरीके से तो उनकी लाइफ नहीं रुकती, कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी तरीके से वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये सब बातें कहना कि मैं अभी डेथ के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इसके बाद सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो ये सब कुछ बेकार बातें हैं। ठीक है, चीज़ें किसी के लिए नहीं रुकती। आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी
कि ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती। तो इन 2 लाइन्स में ना बेसिकली इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। उसके बाद वो कहती है द कैरियर्स हेल्ड बट जस्ट ओवर सेल्व्स एंड इमोर्टैलिटी। उस कैरियर्स पे जो डेथ लेके आया था, यानी कि डेथ एक कैरियर्स के ऊपर आया है और उसके ऊपर सिर्फ हम 2 लोग हैं। हमारे अलावा क्या चीज़ है? एक इमोर्टैलिटी। अब यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि इमोर्टैलिटी को उसने कोई पर्सोनिफाई किया है या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन वहाँ पे कैरियर्स में इन दोनों चीज़ों के साथ एक इमोर्टैलिटी है। हम ये कह सकते हैं कि डेथ एक इमोर्टैलिटी की तरफ लेके जाती है। डेथ के बाद हमें क्या मिलती है? इंटरनल लाइफ। लेकिन ये 2 लाइनें जो हर इंसान के दिल में एक क्वेश्चन होता है कि डेथ के बाद होता क्या है, उस चीज़ को ये 2 लाइन्स एड्रेस कर रही हैं कि क्या होता है इमोर्टैलिटी जो डेथ के साथ आती है। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 2, जहाँ पर एमिली डिकिंसन कहती है वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। इस स्टैंजा नंबर 2 में डेथ को बहुत ही ज़्यादा जेंटल, काइंड, कंफर्टिंग दिखाया गया है। वो कहती है हम स्लोली चलते जा रहे थे डेथ की तरफ, और डेथ भी कोई जल्दी में नहीं थी, यानी कि हम लोग आराम आराम से अपनी जर्नी को तय कर रहे थे। हम आराम आराम से अपने जहाँ पर भी जा रहे थे, लास्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू। वो कहती है कि मैंने अपनी मेहनत, अपना कंफर्ट, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने इस जिंदगी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने फॉर हिज सिविलिटी, डेथ की सिविलिटी। क्योंकि डेथ मेरे साथ इतनी कंफर्टिंग थी, इतनी जेंटल थी, इतनी काइंड थी कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैंने हर चीज़, अपनी दुनिया की हर चीज़ छोड़ दी, मैंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी इस डेथ के लिए। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3 में वह कहती है We passed the schools where children strove at races in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. इस स्टैंजा में जर्नी ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चिल्ड्रन, उसके बाद फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन और सेटिंग सन, ये तीनों अगर हम इन इमेजरी को देखें तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रन की इमेजरी है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? यूथफुलनेस को। जब इंसान पैदा होता है, छोटा होता है, ठीक है, अपनी यूथ की तरफ जा रहा है, एडल्ट लाइफ की तरफ जा रहा है, ये उस आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट इमेजरी है फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन। जैसे कि कोई भी फसल होती है, जब वो पक जाती है तो उसका टाइम आ जाता है कि उसको हार्वेस्ट किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फुल एडल्ट लाइफ में होती है, जवानी की उम्र में होती है। ठीक है, चिल्ड्रन यानी कि यंग एज बहुत ज़्यादा। देन वी हैव फील्ड्स, ये रिफ्लेक्ट करती है अडल्ट एज को। ठीक है, यूथ। उसके बाद है वी पास द सेटिंग सन। सन सेट हो रहा है, डूब रहा है, इट मीन्स कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो इस तंज़ा में बहुत ही खूबसूरती से स्टेजेस ऑफ लाइफ को, जर्नी को रिफ्लेक्ट किया है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे एक इमेजरी है ना, चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रेसेस इन द रिंग। रिंग जो एक इमेजरी है ना, वो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, साइक्लिक पैटर्न ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसी के साथ साथ जो कैरियर्स का एक जो इमेजरी है, उसके जो व्हील्स हैं वो भी इस साइक्लिक बैलेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 4, उसमें वो कहती है और रैदर ही पास्ड अस, यानी कि हमने शायद सन को पास नहीं किया, बल्कि शायद उसने ही हमें पास कर दिया है। द ड्यूज ड्रियो क्विवरिंग एंड चिल, for only gossamer my gone
माई टिपेट ओनली ट्यूल। नेक्स्ट वो कहती है कि सनसेट हो रहा है, शाम हो गई है, रात हो गई है, उसके बाद क्या आगे ड्यूज आ गई, ठंड हो गई, मौसम बहुत ज़्यादा चिलिंग वाला हो गया। ठीक है, और वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने एक अपना सिंपल गाउन पहना हुआ है और स्कार्फ लिया हुआ है। माई टिपेट मीन्स कि क्रिश्चियनिटी में एक सर्टन टाइप ऑफ स्कार्फ, ये उसका मतलब है। ओनली ट्यूल ये एक फैब्रिक का नाम है जो बहुत पतला होता है, कॉटन का, लेकिन वो नेट लाइक होता है। ठीक है, तो उसने इस वक्त ये गाउन पहना है इस ट्यूल फैब्रिक का और एक सिंपल स्कार्फ लिया हुआ है, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर मैं इस स्टेंजा को, फोर्थ स्टेंजा को थर्ड स्टेंजा के साथ रिलेट करूँ, स्टेंजा नंबर 3 की लास्ट लाइन थी वी पास द सेटिंग सन, और नेक्स्ट वो आफ्टर इफेक्ट्स बता रही है सेटिंग सन के। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूँ कि जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, उसका जिस्म ठंडा हो जाता है क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है, उसका पूरा जिस्म बिल्कुल फ्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे यही हो रहा है कि वो जो स्पीकर है एमिली डिकिंसन है, वो इस वक्त डेड है, उसकी बॉडी ठंडी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 5 में वो कहती है We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice and the ground. स्टेंजा नंबर 5 जो कि इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है, उसमें कहती है कि देन हम लोग एक और जगह पर रुके जो कि एक घर लग रहा था। ठीक है, लेकिन वो ऐसा घर था कि जिसका सिर्फ और सिर्फ छत हमें नज़र आ रहा था, यानी कि वो ज़मीन के अंदर था और उसकी सीलिंग भी हमें नज़र नहीं आ रही थी, बस उसका छत ऊपर वाली जो ऊपर छत है हमें सिर्फ वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रेव की, कब्र की इमेजरी को दिया है, यानी कि अब एमिली डिकिंसन जो स्पीकर है उनकी जर्नी ख़त्म हो गई है और वो अपने घर आ गए हैं। उनका घर क्या था? वो ये ज़मीन का घर था, एक कब्र थी, यानी कि वो अपने लास्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे आ गए हैं जो कि ये कब्र थी। देन लास्ट स्टेंजा इस पोएम का, उसमें कहती है सिंस देन दिस centuries and yet feels shorter than the day I first summoned the horse's head where toward eternity। वो कहती है उस दिन से, जब से मैं इस घर में आई हूँ, सदियाँ गुजर गई हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा। बहुत ही स्ट्रेंज आइडिया यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डेथ होने के बाद इटर्निटी को उसने अचीव कर लिया है। सदियाँ गुजर गई हैं लेकिन अभी तक एक ही दिन नहीं गुजरा। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो आफ्टर लाइफ है वो बहुत स्ट्रेंज है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, हम इटर्निटी को, इस आइडिया को अपने जहन में भी नहीं सोच सकते। ये एक लिमिट है ह्यूमन थिंकिंग की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की, कि कुछ ऐसे फिनोमिनास हैं जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगर हम इस पोएम के थीम्स की बात करें तो इस पोएम में डेथ, इमोर्टैलिटी, इटर्निटी और इसके साथ साइक्लिक बैलेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। मैं इन थीम्स को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा से एक एक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सब थीम्स आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि इमोर्टैलिटी पे कोई अलग से बात हो रही है, नहीं, ये सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, बस ये है कि आप कौन से एंगल से उसको देखना चाहते हैं, उस एंगल को फर्स्ट रखें, उस एंगल को पहले रखें एंड देन उसको दूसरों के साथ लिंक करें। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं डेथ का थीम देख रही हूँ तो मैं डेथ को अपर लेवल पे देखूंगी और उसके बाद मैं उसको इमोर्टैलिटी, इटर्निटी, ठीक है, और जर्नी ऑफ लाइफ, साइक्लिंग बैलेंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, इन सब चीज़ों को मैं इसके साथ रिलेट करूँगी। और अगर मैं इमोर्टैलिटी को देख रही हूँ तो मैं उसको डेथ के साथ रिलेट करूँगी। इस तरीके से बाकी थीम्स को भी रिलेट करूँगी। तो बेसिकली पॉइम्स में कोई हमें डिफरेंट थीम्स नहीं मिलते, बल्कि एक ही डोमिनेंट थीम होता है जिसके साथ छोटे माइनर थीम्स होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं।
इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।